19 अगस्त 2013 की एक साधारण सी रात थी जब इज़ाबेला गुज़मैन ने अपने घर में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक शांत घर अचानक एक भयानक अपराध स्थल में बदल गया और उस रात जो कुछ भी हुआ उसने सभी को चौंका दिया। एक टिकटॉक स्टार जिसने अपनी मां की हत्या करके 151 बार चाकू से हमला किया था। आखिर कौन थी ये लड़की जिसने अपनी मां को ही मार दिया? पुलिस को जब बुलाया गया और जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे वो कभी नहीं भूल सकते थे। लेकिन वास्तव में उस रात को क्या हुआ था और इज़ाबेला ने ऐसा क्या किया जिसने उसे खबरों में ला दिया, और क्या उसके पीछे छुपी हुई कोई और कहानी है? इस वीडियो में हम सभी चीज़ों से पर्दा उठाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इज़ाबेला गुज़मैन के मन में उस रात क्या चल रहा था। एक वीडियो 2020 में टिकटॉक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा खासा वायरल होता है और वायरल वीडियो में इज़ाबेला कैदी के कपड़े पहने कोर्ट रूम में दाखिल होती है। फिर वहां लगे मीडिया के कैमरों को देखकर कभी मुस्कुराती है तो कभी चेहरे पर अलग अलग भाव लाती है। घटना 2013 में घटी थी लेकिन वीडियो वायरल 2020 में हुआ। इज़ाबेला देखने में इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लड़की थी कि कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि वो किसी को मार भी सकती है। खूबसूरती के चलते उसके फैन पेज भी बन चुके थे और लोग उसके वीडियो के साथ ड्यूएट करते और उसके जैसे एक्सप्रेशन देते। लेकिन जब इज़ाबेला की हकीकत सामने आई तो सभी सन रह गए। इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए अंत तक बने रहे। ये कहानी शुरू होती है 1995 से। उस समय पर इज़ाबेला का जन्म हुआ था और माँ यूनमी गुज़मैन और पिता रॉबर्ट गुज़मैन के साथ वो कोलोराडो में रहती थी, और कोलोराडो अमेरिका का ही एक राज्य है। इज़ाबेला बचपन से ही बहुत प्यारी दिखती थी और उसका रंग रूप बचपन से ही बहुत बढ़िया था, और उसके माँ बाप अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर एक पोर्ट्रेट स्टूडियो खोल लिया था और इस स्टूडियो का नाम इज़ाबेला के नाम पर ही रखा गया, बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो। कुछ समय तक सब कुछ सही चला, लेकिन फिर धीरे धीरे रॉबर्ट और यूनमी गुज़मैन में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगे। शुरुआत में ये झगड़े बहुत छोटे छोटे होते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इन झगड़ों ने बड़ा रूप ले लिया और आखिर में साल 1999 में दोनों ने तलाक ले लिया। इज़ाबेला तब 4 साल की थी जब उसके माता पिता का तलाक हुआ। लेकिन जब बात आई ये कि इज़ाबेला किसके साथ रहेगी तो इज़ाबेला की कस्टडी यूनमी गुज़मैन को मिली। हालांकि रॉबर्ट और यूनमी गुज़मैन ने एक साथ काम करना बंद नहीं किया था, तो जब तक वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से भूल नहीं गए तब तक उन दोनों ने शादी नहीं की थी। लेकिन जब यूनमी को लगा कि उसे अब इज़ाबेला के लिए पिता की ज़रूरत है तो 1 साल बाद यूनमी ने रेयान होए नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली। लेकिन इज़ाबेला रॉबर्ट के अलावा किसी और को अपना पिता मानने को तैयार ही नहीं थी। दूसरी शादी करने के चलते उसे अपनी मां से नफरत होने लगी। वो अपने सौतेले पिता से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर अपने पहले वाले पिता को याद करती रहती थी जो कि उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसके चलते इज़ाबेला अक्सर अपनी मां से महंगे सामानों की डिमांड रखती थी, और इज़ाबेला ऐसा इसलिए करती थी ताकि वो अपनी मां को जता सके कि उसकी देखभाल बस उसके पिता ही कर सकते हैं। लेकिन यूनमी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इज़ाबेला की इतनी डिमांडें पूरी कर सके। इज़ाबेला इस बात से बहुत खफा रहती थी, और इसके साथ साथ इज़ाबेला की नफरत उसके मां के लिए दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती जा रही थी। वक्त बीत रहा था, लेकिन सब ठीक होने के बजाय इज़ाबेला के मन में नफरत और भी पनपती जा रही थी और उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। वो घर पर नहीं रहती, स्कूल भी नहीं जाती, बस अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। और इतना ही नहीं, माँ की गैर मौजूदगी में अपने पुरुष दोस्तों को घर लेकर आती थी। पड़ोसियों ने इस बात की कई बार यूनमी से शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें शायद अपनी बेटी पर हद से ज़्यादा विश्वास था। तो उसके काफ़ी समय बाद एक घटना हुई। इज़ाबेला अब 18 साल की हो चुकी थी। 27 अगस्त 2013 की शाम यूनमी अपने पोर्ट्रेट स्टूडियो से काम जल्दी निपटाकर घर पहुंची थी तो उन्होंने देखा कि कोई लड़का इज़ाबेला के कमरे से निकलकर भाग रहा है।
और घर में घुसते ही वो सबसे पहले इजाबेला के कमरे में पहुंची और उससे सवाल किए। इजाबेला गलती मानने की बजाय उन पर ही भड़क गई और गुस्से में अपनी मां पर भी थूक दिया। अपनी बेटी का ये रूप देखकर युनमी घबरा गई और वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। और अगली सुबह युनमी को इजाबेला का एक मैसेज मिला और इस पर लिखा था यू विल पे, यानी आपको भारी कीमत चुकानी होगी। युनमी ने रेयान को वो मैसेज दिखाया तो दोनों ने वहां पर पुलिस बुलाई, लेकिन पुलिस ने घरेलू मामला समझकर इजाबेला को समझाया कि अगर वो नहीं सुधरी तो युनमी उसे घर से निकाल सकती है। लेकिन इजाबेला सब सुनती रही और कुछ भी नहीं बोली। इसके बाद युनमी भी काम पर चली गई और वहां उन्होंने अपने पूर्व पति रॉबर्ट गुजमैन से गुजारिश की कि वो भी बेटी को कुछ समझाए। रॉबर्ट ने भी इजाबेला को समझाया और उससे प्यार से बात की। उनकी हर बात पर उसने हाँ हाँ की। रॉबर्ट को लगा कि शायद इजाबेला खुद को बदलेगी, लेकिन शायद किस्मत और इजाबेला को कुछ और ही मंजूर था। फिर वो शाम करीब 6:30 बजे वापस चले गए और इसके 3 घंटे के बाद युनमी होए घर वापस आ गए। वो अपने पति रेयान से इजाबेला के बारे में पूछकर नहाने चली जाती है और इधर रेयान भी कमरे में बैठकर खाना खाते हुए टीवी देखने लगे। और टीवी देखते देखते रेयान थोड़े से बिजी हो गए और युनमी नहाने के लिए चली गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद रेयान को ऊपर बाथरूम से धम धम की आवाज आती है, जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या किसी चीज से जोर से टकराया हो। फिर एक आवाज युनमी के चीखने की भी आती है और इतना सुनकर रेयान घबरा जाते हैं और वो भागकर ऊपर चले जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही वो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा हल्का खुला था और इजाबेला और युनमी भी अंदर थे। रेयान ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इजाबेला दरवाजा बंद कर लेती है और युनमी की आवाजें अंदर से बढ़ती जा रही थी। लेकिन कुछ सेकंड के बाद बाथरूम से खून निकलकर बहने लगा और रेयान इसको देखकर घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। तो मजबूरी में उसे पुलिस को कॉल करनी पड़ी और पुलिस को पूरी कहानी बतानी पड़ी। तो रेयान युनमी को संभालने लग जाते हैं, तब तक इजाबेला वहां से भाग जाती है। तो अपनी मां का कत्ल कर इजाबेला वहां से भाग चुकी थी और इजाबेला की तलाश में पुलिस ने उसको चारों तरफ खोजा, लेकिन इजाबेला कहीं नहीं मिली। लेकिन अगले दिन यानी 29 अगस्त को इजाबेला अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर साउथ पार्कर रोड के एक गैराज में पकड़ी गई। उसके कपड़े तब भी खून से सने हुए थे, लेकिन पकड़े जाने के बाद इजाबेला ने नाम बदलकर बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ना चली। उसने पुलिस वालों को ये कहते हुए चकमा देने की कोशिश की कि वो इजाबेला नहीं है, बल्कि इजाबेला की शक्ल उससे मिलती है, इसलिए पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन पुलिस वालों ने उसके कपड़े देखकर और उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद युनमी के पति ने कोर्ट से इंसाफ मांगने की कोशिश की और मामला कोर्ट में जा चुका था। पुलिस ने फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज लगाए। उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। फिर 1 हफ्ते के बाद 5 सितंबर 2013 को उसे कोर्ट जाना था, लेकिन उसने वहां पेश होने से मना कर दिया। वो सेल से बाहर ही नहीं आई, किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। इस दौरान कोर्ट की सुनवाई में मालूम चला कि इजाबेला ने अपनी मां युनमी पर 151 बार हमला किया था। पहले उन्हें बेसबॉल से पीटा, फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए और युनमी के चेहरे पर 35 बार और 51 बार गले और बाकी 65 हमले शरीर के अलग अलग हिस्सों पर किए गए। लेकिन गिरफ्तार होने के 9 महीने बाद इजाबेला का ट्रायल शुरू हुआ और माना जा रहा था कि इतने खतरनाक मर्डर के बाद उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड्स पाउंड की एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट्स में लिखा था कि इजाबेला मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो पैरानाइड शिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से जूझ रही है। डॉक्टर ने कोर्ट में गवाही भी दी कि जब इजाबेला अपनी मां का कत्ल कर रही थी तो उसे लगा नहीं कि वो अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वो सिसिलिया नाम की औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते थे। और इजाबेला को लगता था कि अगर उसने उसको नहीं मारा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण उसे कोई सजा नहीं सुनाई गई। इलाज के लिए कोर्ट ने उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि वो यहाँ तब तक रहेगी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, भले ही इसमें कितना ही समय क्यों ना लगे।
इजाबेला 6 साल से ज़्यादा वक्त तक उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रही। फिर 2021 में उसे इस शर्त पर छुट्टी मिल गई कि वो समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलती रहेगी। इंस्टीट्यूट में रहने के दौरान उसने मीडिया को इंटरव्यू भी दिए और एक इंटरव्यू में इजाबेला ने कहा कि वो पछतावे में है। अगर अतीत में जाकर कुछ बदल सकती तो ज़रूर सब कुछ ठीक कर देती और अपनी गलतियों को नहीं करती जो कि उसने की है। आज भी इस मामले के कई पहलू ऐसे हैं जो रहस्य बने हुए हैं। इजाबेला गुज़मैन की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में किसी को पूरी तरह से समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।